आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ऐसे दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने नज़रअंदाज करके नई लीडरशिप को वहाँ की कमान सौंपी और कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वो कहते हैं कि जब आदमी का समय अच्छा चल रहा हो, इस समय भारतीय जनता पार्टी स्वर्णिम काल के दौर से गुजर रही है। उत्तराखंड की हम बात करें, 5 में से मुझे लगता है कि जो इस समय जो बीजेपी का जो ट्रेंड चल रहा है, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5 में से मुझे 3 टिकट तो ऐसा लगता है कि 3 जगह पर जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, मुझे लगता है कि प्रत्याशी जो है नहीं उतारेगी। और पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें कि बीजेपी जो है ना, फ्रंट लाइन से हटकर एक सेकंड लाइन की जो बैकअप है ना, वो तैयार कर रही है बहुत तेजी से। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही टिकटों को लेकर अपने अपना मैकेनिज्म, अपना अपना साइंस, अपनी अपनी थ्योरी लगाकर तैयारी में हैं। 5 राज्यों के नतीजे आए, उसके बाद उत्तराखंड में चर्चा होने लगी कि भाई क्या यहाँ बीजेपी 5 सांसदों के टिकट काटने जा रही है। वही टिकट पाने का हकदार होगा जो जीत रहा होगा। मोदी लगातार लोगों से संपर्क कर फीडबैक भी ले रहे हैं। क्या कुछ होने जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर, इसको छोटा सा समझने की कोशिश हम आज कर रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली हमारे साथ हैं। नीरज जी, क्या 5 सांसदों के टिकट कटने वाले हैं? चर्चा क्या चल रही है बीजेपी की बात कर? देखें कि ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखें तो अगर पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे कि अभी जो 5 विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, खासतौर के क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश हैं ये, तो वहाँ पर बीजेपी ने बहुत ही चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, आश्चर्यजनक फैसले लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए कि जिस लीडरशिप के ऊपर चर्चा चल रही थी, जो दिग्गज नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो उस समय के अटल जी के और अडवाणी जी के और मुरली मनोहर जोशी जी की टीम के सदस्य रहे हों, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, ऐसे दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने नज़रअंदाज करके नई लीडरशिप को वहाँ की कमान सौंपी है, बड़े स्टेटों की कमान सौंपी है। तो कितना बड़ा एक ट्रायल किया है, एक प्रयोग किया है। वो उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब इतने बड़े प्रदेशों में आप, उससे पहले उत्तराखंड आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया था, उनको प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया था और दुर्भाग्यवश वो चुनाव हार गए। लेकिन बीजेपी ने इतिहास बदलते हुए, तमाम लोगों की चर्चा हुई जिस समय वो चुनाव हार गए कि ये चीफ मिनिस्टर बन सकता है, सेकंड बन सकता है, थर्ड बन सकता है, लेकिन बीजेपी ने एकदम ऐतिहासिक एक निर्णय लेते हुए कमान पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। जबकि उससे पहले हिमाचल में आप देखेंगे कि इससे पहले वाले चुनाव में, जिसमें प्रेम कुमार धूमल को वहाँ पर चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके चेहरा सामने रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, वहाँ भी स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन धूमल साहब चुनाव हार गए और बहुत बड़ी संख्या में विधायक उनके समर्थन में आ गए, उनके साथ खड़े हो गए, उनके सपोर्ट में खड़े हो गए कि हम इनके लिए कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप चीफ मिनिस्टर इनको बनाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय दबाव में नहीं आई और वहाँ निर्णय नहीं पलटा और जयराम ठाकुर को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में उन्होंने डिसीजन को पलट दिया, यहाँ धामी को बनाया। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वो कहते हैं कि जब आदमी का समय अच्छा चल रहा हो, इस समय भारतीय जनता पार्टी स्वर्णिम काल के दौर से गुजर रही है। उनको मालूम है, क्योंकि मोदी जी बार बार अपनी स्पीच में, अपने संबोधन में बात कह रहे हैं कि वो अपने तीसरे टर्म की भावी योजनाओं को गिना रहे हैं। यानी कि एक तरफ से लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि अब आने वाले हैं हम तीसरे टर्म में और ये करने जा रहे हैं। तो जब दिल्ली में उनको पता कि हमारी सरकार बनेगी तो राज्यों में ट्रायल करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किसी को ए को बना दो, बी को बना दो, अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी होगी तो वो कमांड कर लेंगे, वो संभाल लेंगे। इस स्थिति में, बहुत मजबूत स्थिति में है। उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 5 पार्लियामेंट की सीटें हैं। 5 में से मुझे लगता है कि जो इस समय जो बीजेपी का जो ट्रेंड चल रहा है और जो नेशनल लीडरशिप जिस तरह से चल रही है, जो सोच रही है, वो ठीक है कि बड़ी पार्टियों में सारी चीज़ें रहती है कि वो इनपुट भी लेते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, फिर आउटसोर्स कंपनियों से सर्वे भी कराते हैं, तमाम चीज़ों का आंकलन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद टिकट का वितरण होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5 में से मुझे 3 टिकट तो ऐसा लगता है कि 3 जगह पर जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, मुझे लगता है कि प्रत्याशी जो है नहीं उतारेगी। अब वो हो सकता है कि पुरानी लीडरशिप में से भी चूज़ कर सकती है, विधायकों में से भी चूज़। कौन कौन सी? मुझे ऐसा लगता है कि टिहरी,
पौड़ी और अल्मोड़ा जैसी चर्चा है कि ये 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर हो सकता है कि कैंडिडेट बदले जा सके, पहाड़े बदले जा सके। मतलब ये 3 सीटें ऐसी लगती हैं। अब बाकी तो होने को कुछ भी हो जाए, लेकिन एक अपना अनुमान है, एक आंकलन है, जिस तरह की चर्चा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं, जो थोड़ा सा फीडबैक मिला है ये हो सकता है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। राज्यों की बात करें, केंद्र की बात करें, लेकिन कांग्रेस उसके कांग्रेस वाले सवाल में मैं आऊँगा नीरज जी, मेरा इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल रह गया, वो मैं पूछ लेता हूँ। आपने राजस्थान की बात की, वसुंधरा राजे की बात की, वो तो महारानी थी, तो वहाँ की महारानी को साइडलाइन कर दिया, तो यहाँ की जो महारानी है टिहरी में, उनके लिए कोई इशारा आपको दिखता है? और दूसरा, मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक जो छोटा सा इतिहास हम 2 टेन्योर का देख रहे हैं, उसमें अगर वो अपने किसी बड़े नेता को साइडलाइन करते तो फिर उसकी वापसी बहुत मुश्किल होती है। हमने देखा है कि कुछ लोगों को अगर किनारे कर दिया है तो साहब फिर उनकी वापसी करना बड़ा मुश्किल है। चाहे आप रविशंकर प्रसाद की बात कर लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी हों, बड़े नेता, उनको उन्होंने धीरे धीरे साइड भी कर दिया। तो क्या डॉक्टर निशंक हरिद्वार में है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री थे, उनको वहाँ से हटा के वापस यहाँ भेजा गया, तो ये इशारे आपको लग रहे हैं कि कुछ इशारा मिल रहा है? नहीं, मुझे जो लग रहा है पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें कि बीजेपी जो है ना, फ्रंट लाइन से हटकर एक सेकंड लाइन की जो बैकअप है ना, वो तैयार कर रही है बहुत तेज़ी से। आपने देखा ये 3 राज्यों का एग्जांपल आपके सामने, नई लीडरशिप आ रही है। और जो बात आपने कही है, मैं उसी बात से आपको जोड़ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि पार्लियामेंट बोर्ड में किसी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्थान ना मिला हो। नितिन गडकरी आप एग्जाम्पल उसके सामने, शिवराज चौहान कितने बड़े लीडर हैं, उनको पार्लियामेंट बोर्ड में स्थान नहीं मिला। महाराष्ट्र में देख लें क्या स्थिति है कि फडणवीस ऊपर आ रहे हैं, गडकरी नीचे आ रहे हैं। तो जो बात आपने कही है कि जो राजनाथ सिंह देख रहे हैं, भले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, लेकिन किस स्थान पर हैं, कहाँ हैं। उससे पहले आपने देखा कलराज मिश्र की क्या स्थिति है, या कल्याण सिंह की क्या स्थिति है। जो तमाम बड़े लीडर हैं, मतलब उनकी स्थिति सबके सामने है, कहाँ हैं। और जो नए लीडर्स हैं, जो नई पौध है, उनको कहीं ना कहीं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट और उन पे ज़्यादा भरोसा और उन पर विश्वास करके बीजेपी उनको आगे बढ़ा रही है, उनको आगे ला रही है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि वही ट्रेंड उत्तराखंड में भी रहने वाला है आने वाले दिनों में। हो सकता है कि वो, क्योंकि ये बहुत कुछ चीज़ें इस पर भी निर्भर करती है कि आपकी अपोजिशन पार्टी जो है, जैसे यहाँ कांग्रेस है, वो कितनी ताकतवर है और किस सीट पर उसका कितना वजूद है। हाँ, तो उसको देखते हुए अंतिम क्षणों में कैंडिडेट बदले भी जा सकते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का, आपने भी एक बात कही थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ एक मकसद है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है। वहाँ पर कैंडिडेट की बात नहीं है कि जो इलेक्शन जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको उतार दिया जाएगा। तो ये समीकरण तो बिल्कुल अंतिम क्षणों में बनेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्तराखंड के हालात हैं 5 सीटों पर, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई चौंकाने वाले निर्णय या चौंकाने वाले फैसला भारतीय जनता पार्टी लेके कर सकती है। ये तो बात भाजपा की हो गई। अब कांग्रेस सामने है, और कांग्रेस क्या उस टक्कर में आपको दिख रही है? यहाँ तो टिकट कटेगा तो किसको मिलेगा? 3-3, 4-4 दावेदार अभी भी बीजेपी में तो हर सीट में दिखाई दे रहे हैं। तो वो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, वो पौड़ी से टिकट मांग रहे हैं, टिहरी से भी मांग ले रहे हैं, और हरिद्वार में भी कई नाम चल रहे हैं। यतीश्वरानंद हैं, मदन कौशिक हैं, उधर अरविंद पांडे हैं, आपके उधम सिंह नगर में, वहाँ रेखा आर्या कह रही हैं अल्मोड़ा में। तो भाजपा में तो दिख रहा है कि भाई दूसरी जो सेकंड लाइन की आप बात कर रहे हैं, वो टिकट मांगने के लिए भी दिखाई दे रहा है कि सेकंड लाइन अपने आप को मौका के लिए बैठी हुई है। कांग्रेस में ऐसा चुप्पी बना क्यों छाया हुआ है? वहाँ प्रीतम सिंह पहले एक बार इनकार कर चुके हैं चुनाव लड़ने से, वो कांग्रेस कैसे गोटियाँ बिठाएगी अपनी? क्या वो भी आखिरी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की तुलना में उत्तराखंड में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हुई है, और कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश भी नहीं की है। गलत निर्णय, गलत डिसीजंस और जो गुटबाजी, अंतर्कलह, आपसी झगड़ा, इन सब चीज़ों ने, एक तो आपका विरोधी जो है वो बहुत ताकतवर है, वो आपको तहस नहस कर रहा है। दूसरा, आप अपनी गलतियों की वजह से आप अपने आप को कमज़ोर करते जा रहे हो।
और तीसरी बात यह है कि जो नेशनल लीडरशिप की जो कमी है कांग्रेस की, वो ये स्टेटों में भी दिखती है। वहाँ पर भी सेकंड लाइन की कोई फ्रंट लाइन सेकंड लाइन कोई तैयार नहीं की कांग्रेस ने। कोई मतलब बड़े चेहरों के बाद कोई इस तरह के चेहरे कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे, जो कहें कि आने वाले दिनों में जिनको प्रोजेक्ट करके आगे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। वही स्थिति उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में भी आप देखेंगे तो जो पुरानी लीडरशिप के जो बड़े चेहरे हैं, हरीश रावत हैं, प्रीतम सिंह हैं, हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में आए फिर कांग्रेस में आए, वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। उधर गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, तो किशोर उपाध्याय थे, वो भारतीय जनता पार्टी में है। जो थोड़ी बहुत लीडरशिप थी कांग्रेस के अंदर, जिसे कह सकते हैं फ्रंट लाइन की या सेकंड लाइन की, वो आज की डेट में बीजेपी में दिखाई देती है। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि जो 5 सीटों पर, और अगर 5 ताकतवर अगर कैंडिडेट भी चुनने होंगे, इंदिरा जी रही नहीं कुमाऊं में, तो मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, वो मोदी जी के नाम को यूज़ करते हैं, मोदी जी के नाम को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ते हैं, इसलिए उनकी नैया पार हो जाती है। यहाँ कोई इस तरह का चेहरा नहीं है कि ये कहो कि आप राहुल गांधी का नाम लेके या सोनिया गांधी का नाम को प्रोजेक्ट करके आप चुनाव जीत के ले जाओगे। यहाँ कैंडिडेट भी मजबूत चाहिए, रणनीति भी मजबूत चाहिए, और आपको पूरी ताकत के साथ चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। तो मुकाबला बहुत कड़ा है, इसलिए कांग्रेस की स्थिति मुझे लगता है कि इस समय बहुत भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत कमज़ोर है। बहुत शुक्रिया नीरज। तो ये थे नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार। उनकी नज़र से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि अगले लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस का गणित क्या रहने वाला है। सीधा सा जो एक बात समझकर सामने आ रही है, जो समझ में आता है, बीजेपी में कैंडिडेट बहुत हैं। अगर टिकट कटते हैं तो दूसरे पंक्ति पर खड़े लोग बहुत हैं, वो टिकट मांग भी रहे हैं और मजबूत भी हैं। मोदी फैक्टर उनके साथ है, पूरी ताकत है, और जिस तेजी से भाजपा अपना चुनाव लड़ती है, जिस एग्रेशन से लड़ती है, उस एग्रेशन के आगे क्या कांग्रेस ऐसे कैंडिडेट खड़े कर पाएगी? जैसा कि नीरज जी कह रहे हैं कि आपको कैंडिडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट कांग्रेस में है भाजपा की तुलना में, वहाँ आपके हर सीट में कौन कैंडिडेट है उसको जनता देखेगी। आपके पास कोई लहर नज़र नहीं आ रही अब तक, और आपका संगठन अभी आपसी खींचातानी में मशगूल है। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, क्या दोनों दल आपस में टिकट बंटवारे को लेकर कोई रणनीति बनाते हैं, बदलते हैं, वो वक्त बताएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।